नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग NCERT इकोनॉमिक्स सीरीज़ क्लास 9th में ऑलरेडी 2 चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आपने उन चैप्टरों को नहीं देखा है तो आप उन चैप्टरों को ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने कोर्स में बहुत इजी और लेमन लैंग्वेज में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, ताकि आप बेसिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएं और हमारे जब आप क्लास 11th या हायर बुक्स की इकोनॉमिक्स पढ़ें तो जो बड़े कॉन्सेप्ट हैं उनको ईजिली समझ पाएँ और आपकी कमांड हो जाए उस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे। कोर्स के बेनिफिशरीज के बारे में बात करूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस, बैंक, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो आपकी बेस बनाएगा ये क्लास 9th का कोर्स। क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तब भी आप इस कोर्स को देख सकते हैं और अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं आपके एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा है इसमें। पीआर पब्लिकेशन के बारे में बात करता हूँ, एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा 499 रुपीज़ का प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको द हिंदू के डेली नोट्स प्लस पीडीएफ मिल जाते हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th मिल जाती है, चैप्टर वाइज फ़ोन गाइडेंस मिलती है, ऑप्शनल के नोट्स मिलते हैं और कंप्लीट यूपीएससी फ़ोन गाइडेंस कॉल एनी टाइम्स का सर्विस आपको मिलती है। आप मंथली प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें 99 रुपीज़ का है, द डेली हिंदू न्यूज़ नोट्स प्लस पीडीएफ कंप्लीट मिलती है आपको। आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स को भी ले सकते हैं, जो 299 रुपीज़ का है, जिसमें आपको क्लास 6 to 12th एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। ये चैप्टर कवर्ड इन डिटेल, सभी चैप्टरों को हमने डिटेल में कवर किया है। कॉन्टैक्ट के बारे में बात करें तो आप हमारे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, जो दिया गया नंबर आप स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे एक फ्री ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारा स्टडी मटेरियल, फोन गाइडेंस और आंसर राइटिंग की चेकिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, स्मॉल लेटर्स में पंकज बोरा टाइप करना है, स्मॉल लेटर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर रहा हूं, तो आपको एक चैनल मिलेगा ऊपर पंकज बोरा, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2500 से लोग ज़्यादा जुड़ चुके हैं। तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग डेली के बेसिस में फ्री नोट्स शेयर करते हैं और फोन गाइडेंस भी दे सकते हैं और आंसर राइटिंग भी हम लोग इसमें चेक करते हैं। चलो बिना वक्त गवाए चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स के। अगर क्लास 6 की ज्योग्राफी देखते हैं तो हमने इसी चैनल में क्लास 6 की ज्योग्राफी को भी देखा है, तो उस कोर्स को भी आप देख सकते हैं। सिंपली आपको टाइप करना है, ऊपर गूगल सर्च में टाइप करना है ज्योग्राफी क्लास 6 बाय पंकज बोरा, तो आपको कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज। अगर आपने हमारा ज्योग्राफी का कोर्स नहीं देख रखा है एनसीईआरटी का, तो आप उस कोर्स को भी देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 को उसमें रिलीज किया और उसमें 3D में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो आप सर्च करना आपने पंकज बोरा ज्योग्राफी क्लास 6, तो आपको कोर्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। जब भी देखिए, कभी भी मैंने कोई भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या क्या हैं, तो उसकी लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाता हूँ। तो आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देख रखे हैं, तो आपको क्या हेल्प करता है इसमें, ये लिस्ट ऑफ आइटम मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, आप रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। देखो, अगर लिस्ट ऑफ आइटम्स आप रहेगी तो हर पूरा कोर्स देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप ये लिस्ट ऑफ आइटम्स को कहीं लिख सकते हैं और उसका नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन ईजिली हो जाएगा आपका। तो आपको देखो, मैं कोर्स कभी भी बनाता हूँ तो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के हिसाब से रखता हूं कि आपने अपने कोर्स को रिवीजन, देखो रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो चीज़ों को असेंबल कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, चीज़ों को छोटा कैसे करना है, तो आपको इन्हीं चीज़ों से सीखना पड़ता है। आपको मैं बेसिक से समझाना चाहता हूँ कि आज क्लास 9th में स्टार्ट करा तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप ईजिली यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कोर्स के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला वाला है, हमारे 6 टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया है। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, पॉवर्टी एज ए चैलेंज फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पॉवर्टी सबसे बड़ा मेन मुद्दा था, भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसको इरेडिएट करना था भारत ने। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत ने इसके लिए क्या क्या काम किया पूरे अभी तक 2020 तक। हम बात करेंगे पॉवर्टी इन सोशल साइंस। सोशल साइंस सोसाइटी में पॉवर्टी की क्या डायमेंशंस हैं, कितने टाइप की पॉवर्टी होती है, क्या क्या डायमेंशंस, क्या पॉवर्टी सब जगह सेम होती है। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, पॉवर्टी प्लेस और टाइम के हिसाब से चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं तो आज जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो टोटली डिफरेंट होगी पॉवर्टी की डेफिनेशन अराउंड 950। जब 1950 था तो पॉवर्टी की डेफिनेशन कुछ और थी, तो आज पॉवर्टी की डेफिनेशन कुछ और है। अब मैं बात करता हूँ प्लेस के बारे में। इंडिया में अगर मैं पॉवर्टी के बारे में बात करूँ तो कार ओन करना आपके इंडिया में एक लग्जरी होती है, राइट।
अगर आप कार ओन नहीं भी करते हैं तो आप पुअर पर्सन नहीं कहलाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं यूएस के बारे में बात करूं तो अगर आप एक कार ओन नहीं करते हैं तो आप एक पुअर कहलाएंगे यूएस में। तो प्लेस के हिसाब से भी पॉवर्टी की डेफिनेशन चेंज होती है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है, किसने डेवलप्ड करी, इंडिया में का भी रैंकिंग कहाँ है वर्ल्ड में पॉवर्टी लाइन के हिसाब से, तो उसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कॉजेज ऑफ पढ़ेंगे हम लोग, पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं, किस तरह से पॉवर्टी को नापा जाता है और किन किन कारणों से ये पॉवर्टी समाज में आती है, कौन कौन पुअर बन सकता है, कौन वनरेबल है, किसका सोशल एक्सक्लूजन हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट के द्वारा एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या लिए कि गवर्नमेंट की क्या सोच रही कि पॉवर्टी को किस तरह से हटाया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी में अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। देखो, किसी भी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एक फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का और आंसर को टीचर के सामने प्रेजेंट करने का। तो हम लोग इस कोर्स में उसी फॉर्मेट में चलते हैं, आपको पढ़ा भी उसी फॉर्मेट में रहें ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे और आप अपने सब्जेक्ट से भटके ना और एक टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर की तरफ मूव करें। पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लिवलीहुड लाइक फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एक्स्ट्रा। अगर आपकी डेली की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप एक पुअर कहलाएंगे। अगर आपको खाना नहीं मिल पा रहा है डेली के बेसिस पे, क्लोथिंग नहीं, कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप एक पुअर कहलाएंगे। तो ये पॉवर्टी की एक डेफिनेशन हो जाती है। इंडिया के बारे में बात करूँ तो आप एक लैंडलेस लेबर हैं विलेजेस में, तो आप एक पुअर कहलाएंगे। अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बारे में बात कर रहा हूँ तो आप जैसे मुंबई में स्लम्स हैं उसमें रह रहे हैं, झुग्गीज़ में रह रहे हैं, क्राउडेड एरियाज़ में रह रहे हैं, तो आप एक पुअर कहलाएंगे। अब बात करते हैं एक छोटे से फैक्ट के बारे में जिसको आप अपने आंसर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप आंसर पॉवर्टी के बारे में, वल्नरेबल सेक्शन का अपलिमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया, तो वहाँ पर इस कोट को या इस सेंटेंस को डाल सकते हैं ताकि आपके आंसर में और ज़्यादा एक वजन आ जाए और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दे। ये एनसीईआरटी का डाटा है, काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। भारत में हर चौथा आदमी गरीब है। और सबसे ज़्यादा दूसरी बात है कि भारत में ही सबसे ज़्यादा पुअर पर्सन मिलेंगे आपको वर्ल्ड के सभी देशों से मिला के। अफ्रीका से भी ज़्यादा पुअर आपको कहाँ मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना की बात है कि भारत में स्टिल इतना डेवलप्ड होने के बाद भी, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री होने के बाद भी भारत में इतना गंदी कंडीशन से हमारे लोग, बहुत सारे लोग पुअर पर्सन से हैं जो गरीबी रेखा से जीवन नीचे व्यापन कर रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉवर्टी की डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ फैक्ट जिसको आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑथर ने यहाँ पर 2 केसेस के बारे में बात करी गई है कि जो रूरल एरियाज़ में वो पॉवर्टी का डायमेंशंस क्या हैं और अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी की डायमेंशंस क्या है। तो अगर मैं बात करूँ पॉवर्टी, इसकी मैनी डायमेंशंस हो सकते हैं। जैसे आपको अगर प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा, सैनिटेशन नहीं मिल रहा है, तो आप एक पुअर कहलाएंगे। तो इनमें से कोई भी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो आप एक पुअर की श्रेणी में आते हैं। और आपको दूसरी चीज़ें, अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप भी एक पुअर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आपकी डेली बेसिस पे, देखो अगर मैं कोई जॉब भी कर रहा हूँ तो डेली के बेसिस में कुछ पैसा का मैं खर्च कर रहा हूँ, राइट। अगर मुझे एक डेली के बेसिस पे तो मेरा कुछ है, मुझे 100 रुपये अगर मेरा पूरे दिन भर में खाना लगता है, अगर मैं 100 रुपये दिन भर के नहीं कमा पा रहा हूँ तो मैं एक पुअर ही तो हूँ, क्योंकि उस दिन के लिए मैंने कमाया नहीं और मुझे पैसा नहीं मिल पाया, तो मैं एक पुअर की श्रेणी में आता हूँ। अब बात करते हैं, ये हमारे डायमेंशंस की होगी कि आपको लैक ऑफ प्रॉपर फूड है, शेल्टर नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप एक पुअर की श्रेणी में आते हैं और एक ये पॉवर्टी के डायमेंशंस हैं। अब बात करते हैं केसेस के बारे में कि अर्बन केस क्या है और रूरल केस क्या है। अर्बन केस के बारे में बात करते हैं तो राम सरन एक डेली वेजेस वर्कर है, लेबरर है, एक मिल फैक्ट्री में रांची की, झारखंड में। वो दिन के लगभग, वो महीने के 1500 रुपये कमाता है और उसमें से उसने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें वो 6 लोग हैं, 4 बच्चे हैं उसके और 2 पति पत्नी लोग। उसके अलावा उसने अपने पेरेंट्स को भी देखना पाते हैं जो गांव में रहते हैं, उनको भी पैसा भिजवाना पड़ता है क्योंकि वो काम नहीं कर सकते। अब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसकी जो वाइफ है और उसका बच्चा है वो भी काम करते हैं। उसकी वाइफ लोगों के घरों में बर्तन साफ़ करती है और 800 रुपये महीने के कमाती है, और उसका जो बच्चा है वो एक ढाबे पे काम करता है, 300 रुपये पर मंथ के कमाता है। देखिए
इस फैमिली में क्या 1500 रुपये में उस फैमिली का भरण पोषण नहीं हो पा रहा। दूसरी बात है उस फैमिली में जो बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसके अलावा जो बच्चा है वो एजुकेशन से लैग कर रहे हैं सारे बच्चे। दूसरी चीज़, इस फैमिली में ये बच्चे अंडर नरिश्ड हैं क्योंकि 1500 रुपये में उनको महीने का खर्चा चलाना है वो नहीं हो पा रहा है, फैमिली को भी देखना है, उसने अपने माता पिता को भी देखना है। जो क्लोथ और फुटवियर हैं इनके लिए लग्जरी हैं, उनको नो एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, मींस अंडर नरिश्ड हैं, क्लोथ नहीं है, कपड़े मिल रहे हैं, तो ये लोग क्या हैं, अंडर नरिश्ड हैं, पुअर पीपल कहलाएंगे। और रहते कहाँ हैं ये लोग कि सिटी के आउटस्कर्ट्स में किसी रेंटेड हाउस में 1 रूम में रेंट लेके रहते हैं। तो इतनी पुअर कंडीशंस है, ना प्रॉपर फूड है, ना प्रॉपर शेल्टर है, ना सैनिटेशन है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर तो है ही नहीं। तो ये पुअर की कैटेगरी में आते हैं। ये हमारे अर्बन एरियाज़ का केस है जिसमें आपको कहते हैं कि स्लम्स में जो झुग्गीज़ में रहते हैं वो यही केस है। ये आपको बेस जो ऑथर है इसने ये समझाने की कोशिश की है कि रियल सिनारियो में इंडिया में कैसा एग्जिस्ट करता है, इंडिया कैसा है, इसको रियल में दिखाने की कोशिश की है इस एग्जाम के लिए। रामचरण एक आम इंसान है जो एक भारत में रहता है, उसको भारत उसने उसको समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं हम रूरल इंडिया के बारे में बात करते हैं, जिसको ऑथर ने एक लखा सिंह के हिसाब से समझाने की कोशिश किया। जो लखा सिंह है वो लैंडलेस लेबर है। देखो अगर आपने चैप्टर 2 और 1 देखा है तो उसमें मैंने लैंडलेस वो लेबर का जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैंने अच्छे से पढ़ाया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया है, दूसरे वाले में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ाया है, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो वो चीज़ें सारी रिलेट करती हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। लाखा सिंह एक लैंडलेस लेबर है, मेरठ में रहता है, उत्तर प्रदेश में। वो एक फार्म में जॉब करता है, किसी फार्म में जो बड़ा फार्मर है उसके वहाँ जॉब करता है और डेली के बेसिस में 50 रुपये कमाता है। उसके परिवार में 8 लोग हैं उसको मिला के, तो उसके लगभग 2 माता जो उसके वो और उसकी पत्नी और 6 बच्चे। तो 50 रुपये वो पर दिन के कमा रहा है, तो मतलब कितना कम है सोचिए। और उसके अलावा जब वो फूड ग्रेन से उसको थोड़ा सा मिल जाता है, जब वो काम करता है किसी के खेतों में तो उसको फूड ग्रेन्स मिलते हैं और अदर आइटम्स मिलते हैं खाने के लिए। तो वो खुद भी इलिटरेट है और इसकी फैमिली कितने हैं, 8 बच्चों की, 8 लोगों की उसकी टोटल फैमिली है। तो 50 रुपये में क्या होता होगा आप समझ सकते हैं कि लोगों की कंडीशन कितनी डिटेरियोरेबल है इंडिया में, अर्बन और रूरल एरियाज़ में। वहाँ 1500 रुपये कमा रहा है बट यहाँ पर 50 रुपये कमा रहा है पर डे के हिसाब से, पर मंथ। तो इंडिया में रूरल और अर्बन का केसेस मैंने आपको समझाया। तो ये है इंडिया की रियल कंडीशन जिसको ऑथर ने इस एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। आपको जो पॉवर्टी की जो ऊपर आपको 2 केसेस समझा दी गई है उसमें डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी को समझा कि एक पुअर पर्सन क्या क्या हो सकता है, कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या उसकी फुलफिल नहीं हो सकती है। दे सोच दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। देखो ऊपर वाले केसेस में अगर आपको बता गया तो उसने डायमेंशंस कौन सा बता दी, आपको शेल्टर नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर हाउस नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन किसके आ रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन नहीं भेज पा रहे हैं, स्कूल नहीं भेज, वो भेजना तो चाह रहे हैं बट क्या है उस चीज़ को वो हेल्पलेस हैं। और जो पर्सन जो फील कर रहा है वो हेल्पलेस फील कर रहा है क्योंकि वो करना तो चाहता, अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहता है पर वो भेज नहीं पा रहा है। अब एक कोट इस्तेमाल कर सकते हैं जो गांधी जी ने कहा था, कि गांधी जी ने कहा था कि इंडिया ट्रूली में इंडिपेंडेंट तभी आज़ाद होगा जब यहाँ से जो पुअरेस्ट, जो पुअर है, जो गरीब से गरीब आदमी है, वो सफरिंग से, ह्यूमन सफरिंग क्या है, यही है कि आपकी डेली के बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वही ह्यूमन सफरिंग है। जब तक पुअर से पुअर, गरीब से गरीब आदमी इस ह्यूमन सफरिंग से आज़ाद नहीं होगा तब तक भारत ट्रूली में आज़ाद नहीं होगा, असलियत में भारत तब तक आज़ाद नहीं हो पाएगा। तो आज भी हम उस चीज़ से लड़ रहे हैं। भारत, गांधी जी के अकॉर्डिंग भारत आज भी आज़ाद नहीं है क्योंकि लगभग बहुत सारे लोग, भारत में सबसे ज़्यादा पुअर पर्सन रहते हैं। तो गांधी की जो इच्छा थी कि भारत ट्रूली में आज़ाद हो, आज तक वो इच्छा पूरी नहीं हुई है और गवर्नमेंट उसके दिशा में काम कर रही है। तो आप इसको लिख सकते हैं अपने आंसर में। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। देखो सोशल के बारे में अगर बात करूँ, मैं जो टॉपिक्स के बारे में बात करी तो सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी को किस तरह से देखा। देखो जिस तरह से साइंटिस्ट होते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उसी तरह से सोसाइटी के साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। देखते हैं कि सोसाइटी में पॉवर्टी क्या है, उसको हटाने के लिए ताकि गवर्नमेंट नए प्लान्स लाएं और पॉवर्टी को इराडिकेट करें। उन्होंने मेनली 2 फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा काम दिया क्योंकि डायमेंशंस और भी हैं बट इन्होंने 2 डायमेंशंस पे बहुत ज़्यादा देखा। उन्होंने कहा कि पॉवर्टी सो डायरेक्टली रिलेटेड टू सोशल एक्सक्लूजन और पॉवर्टी डायरेक्टली रिलेटेड टू वल्नरेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। जब आपको सोशल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो पुअर पर्सन है, ये कॉन्सेप्ट मन में बना दिया जाता है कि जो पुअर पर्सन है वो पुअर लिविंग में ही रहेगा और पुअर सराउंडिंग में ही रहेगा। उसको एक्सक्लूड किया जाता है सोशल इक्वालिटी से और बेटर ऑफ द पीपल्स इन बेटर सराउंडिंग्स। मीन्स समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे
हम क्या देखते हैं कि जो पुअर पर्सन है वो कहाँ रहेगा, सिर्फ पुअर एरियाज़ में रहेगा, वो अच्छी पॉश एरियाज़ में नहीं रह सकता। तो ये हमारा सोशल एक इक्वालिटी की तरफ से जो रह रहे हैं वो इक्वालिटी मिलनी चाहिए उस पर्सन को, वो नहीं मिलेगी, वो पुअर एरियाज़ में रहेगा। देखो सबसे पहला वाला जो केस था अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पर रामशरण था, रामशरण कहाँ रह रहा है, सोसाइटी के आउटस्कर्ट्स में रहना तो वो अंदर भी जाता है, बट क्या सोसाइटी ने उससे एक्सक्लूड किया, उसको माना जाता है कि जो पुअर पर्सन है वो पुअर एरियाज़ में रहेगा, झुग्गीज़ में रहेगा, स्लम्स में रहेगा, उसको बेटर इक्वालिटीज़ नहीं मिलेंगी, पुअर सराउंडिंग में रहेगा, क्योंकि वहाँ कितनी गंदगी होती है। बट उसका भी तो अधिकार है ना, कि अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखूँ तो उसको भी अधिकार मिला हुआ है कि वो अच्छी सराउंडिंग, अच्छा पानी पिए, अच्छा जगह रहे, तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। बट फिर भी क्या है, उसको एक सोशल एक्सक्लूड किया जाता है। मीन्स ये एक्सक्लूजन नहीं है, मतलब करना तो नहीं चाहता, बट उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि उसको रहने पे वहाँ मजबूर कर दे रही है, तो ये सोशल एक्सक्लूजन है। सोशल एक्सक्लूजन क्या हो सकता है, ये कॉज भी हो सकता है और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी भी हो सकता है। देखिए कितनी आयरोनिकल बात है कि जो सोशल एक्सक्लूजन है उस एक तो कॉज भी है, पॉवर्टी का एक कॉज है, मीन्स आपको अगर पुअर हैं तो आप वहाँ रह रहे हैं, वो उसका कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकता है कि पॉवर्टी के कारण आपको वहाँ रहना पड़ रहा है। बहुत सही चीज़ है, ऑथर ने इसमें बहुत अच्छे से समझाना कहा है कि सोशल एक्सक्लूजन क्या है, कि आपको जो बेसिक एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, वो आपको पॉवर्टी के कारण है या उसके कॉन्सिक्वेंसेज के कारण है। सेकंड चीज़ है वल्नरेबिलिटी। अब पॉवर्टी के कारण वल्नरेबल कौन कौन से लोग हैं, इसको ऑथर ने बताने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होगा, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोविड-19 अभी आया है तो सबकी देखो बहुत लोगों की जॉबें चली गई, तो इससे कारण कौन सबसे ज़्यादा हिट हुआ, तो हम लोग उसमें बात करेंगे वल्नरेबिलिटी के बारे में। बात नहीं कर रहे हैं हम लोग जो बार्बर्स हैं, होटल्स में काम करने वाले, सभी लोगों की जॉब चली गई है, जो लैंडलेस लेबर। देखो आपने देखा ना रोडों पे आपको माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं वो चलते हुए दिखेंगे, आपको रोते हुए दिखेंगे। बहुत सारे लोगों को अगर आपने टीवी में देखा तो ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों से उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि काम ही नहीं है, काम ही लॉकडाउन है, टोटल लॉकडाउन। तो सबसे ज़्यादा हार्ड हिट कौन हुआ, वो पुअर। पहले कमा तो रहे थे, अब जॉब चली गई तो पुअर हो गई। तो ऑथर ने इसमें बताया कि कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। सबसे पहले बात करता है सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी के हिसाब से उसने कहा है कि जो बैकवर्ड कास्ट हैं सबसे ज़्यादा हिट हुई हैं, जो हिट होती हैं मतलब पॉवर्टी के सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वो पैसा कमा रहे हैं बट कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो सबसे ज़्यादा हार्ड हिट वही होंगे। बैकवर्ड क्लास हो गए, एसटीज़ हो गए, विडोज़ हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, पुअर पीपल्स हो गए और ओल्ड पर्सनस हो गए। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सनस होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये जो लोग हैं विडोज़, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट, बैकवर्ड कास्ट, ये सारी किसके अंदर आएंगी, आपकी वल्नरेबिलिटी के अंदर। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोविड-19 है तो आप देख सकते हैं सोसाइटी में कितना क्योस चल रहा है। तो दिस वाज अबाउट द सोशल एक्सक्लूजन एंड द वल्नरेबिलिटी। अब बात करते हैं हम पॉवर्टी लाइन के बारे में। देखो अभी हमने पॉवर्टी के डायमेंशंस तो पढ़ ली कि लैक ऑफ शेल्टर है, खाना है, फूड है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि हमने पॉवर्टी इतने सारा सोशल एक्सक्लूजन पढ़ लिया, वल्नरेबल है, कौन कौन से ग्रुप वल्नरेबल हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब मेजर कौन करेगा, देखो मेजर करने का भी तरीका होना चाहिए कि किसको हम लोग पॉवर्टी के में रखें और किस चीज़ को नहीं रखें, है ना। उसके लिए एक मैथमेटिकल चीज़ भी तो होनी चाहिए ना, कि तो पॉवर्टी लाइन एक मैथमेटिकल फार्मूला है, एक मैथमेटिकल तरीका है जिससे हम लोग नाप सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी की, किसको हम लोग पॉवर्टी के ऊपर रखेंगे, किसको पॉवर्टी के नीचे रखेंगे, है ना। क्योंकि पॉवर्टी से ऊपर कौन है, कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग गरीब नहीं है, तो वो कौन बताएगा। क्योंकि मैंने कहा कि आपको प्लेस और टाइम के हिसाब से पॉवर्टी की डेफिनेशन चेंज होती है। यूएस और इंडिया की बार का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, है ना। तो पॉवर्टी की जो लाइन है ये आपका मैथमेटिकल है, एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं कि किसको मैंने पॉवर्टी लाइन के ऊपर रखना है और किसको पॉवर्टी लाइन के नीचे रखना है। तो बेसिकली जो पॉवर्टी लाइन है वो डिफाइन करता है आपके इनकम और कंजप्शन लेवल को डिफाइन करता है, कि आपका एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो आपको, अगर वो इनकम और कंजप्शन लेवल उस लाइन से ऊपर आता है, मतलब आपने इनकम और कंजप्शन की, एक आदमी एक दिन में कितना खाता है और कितने रुपए उसमें लगते हैं, उसका अगर हमने निकाला तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आई। तो अगर उस कंजप्शन लेवल के ऊपर अगर वो इंसान आता है तो वो आपका पुअर नहीं कहला पाएगा। अगर उसके नीचे आता है, अगर वो दिन में उतने ज़्यादा पैसा कमा ले रहा है कि डेली की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, जो कि इस फार्मूला के थ्रू निकली है, तो वो पुअर पर्सन कहलाएगा। इफ द इनकम and consumption level fall below the minimum level of income and consumption of this line, the person is considered to be poor। तो आदमी वो पुअर कहलाएगा अगर उस लाइन से नीचे गिरता है। तो देखो मैंने आपके बारे में बात की थी, पॉवर्टी लाइन में बी वेरी विद टाइम एंड प्लेस।
अब बात करते हैं इंडिया का जो मेन केस है उसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया में जो पॉवर्टी जो कैली देखो मैं पॉवर्टी लाइन में जो कंजप्शन है प्रेजेंट जो सिनारियो 2011-12 के बारे में बात करें तो वो है आपका कैलोरी के बेसिस पे है कि एक आदमी दिन के अंदर क्या क्या दाल सब्जी अगर मिला के देखें तो कितनी कैलोरी वो खाता है। अगर उसको मैं रुपये के साथ कन्वर्ट करूं तो मैं रुपये के टर्म में भी बता सकता हूं, उसको कैलोरी के टर्म में भी बता सकता हूं। तो इंडिया के अगर बात करें तो 2011-12 की रिपोर्ट के अंदर जो एक पर्सन को पूरे दिन में 2400 कैलोरी चाहिए रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ अर्बन एरियाज़ में तो वहाँ पर जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है पर्सन को 2100 कैलोरी की। देखो 2100 कैलोरी को अगर मैं रुपीज़ के टर्म में देखूँ कि उनको क्वांटिटी के तो 2100 कैलोरी किस किस चीज़ से मिल सकती है, तो उस आइटम को अगर मैं रुपीज़ के साथ मल्टी करूँ और प्रेजेंट में जो वैल्यू है उसके साथ देखूँ तो 2011-12 के हिसाब से एक पर्सन को बैठता है 816 रुपये पर मंथ फॉर रूरल एरियाज़ और 1000 फॉर अर्बन एरियाज़। तो आप कहेंगे मेरे से कि अर्बन एरियाज़ में तो कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है तो इसमें रुपये ज़्यादा क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं, आपको सब्जी महंगी मिलेगी, रेंट्स काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो एक पर्सन को अगर 816 रुपये से कम कमा रहा है एक महीने में तो पुअर पर्सन कहलाएगा। रूरल इंडिया में अगर वो पर्सन एक पर्सन 1000 रुपये से कम कमा रहा है अर्बन एरियाज़ में तो वो पर्सन पुअर कहलाएगा। ये इंडिया की डेफिनेशन है, इंडिया के तरीके से है। जो पॉवर्टी लाइन है उसको एस्टिमेटली पीरियडिकली देखा जाता है, एवरी 5 साल बाद हर 5 साल में उस चीज़ को नापा जाता है। अब इसका सर्विस कौन करता होगा? देखो कोई नापने के लिए कोई एजेंसी भी तो होगी ना, उस एजेंसी का नाम कौन करता होगा, पता कैसे पता चलेगा? नहीं तो गवर्नमेंट को। तो उसके लिए एक एजेंसी है आपकी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप याद रखें क्योंकि हमारा जो पॉवर्टी लाइन का जो पॉवर्टी का है उसका एस्टिमेशन उसका सर्वे कौन करता है तो आपका है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आप जरूर पढ़ें, सर्च मारें और इसके बारे में पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं, कौन देखता है इसके काम को, इसका हेड कौन है, तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं हम लोग। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन है, अगर एक पर्सन एक दिन में $1 के इक्विवेलेंट खाना नहीं कमा पा रहा है, खाना नहीं खाता है या कमा नहीं पा रहा है तो वो पर्सन पुअर कहलाएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी है। वर्ल्ड बैंक भी पॉवर्टी के हिसाब से अपनी एस्टिमेशन देता है, रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड बैंक अगर पॉवर्टी की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे तो वर्ल्ड बैंक आप लिखेंगे। उसके अनुसार अगर एक पर्सन $1 के बराबर इक्विवेलेंट पर डे में उसको नहीं मिल रहा है चीज़ें, उसके स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं मिल पा रही तो वो पर्सन पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का 816 रुपये है तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $1 पर डे के हिसाब से होना चाहिए। समझ में आया? तो दिस वाज द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब बात करते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट 2011-12 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ के बारे में बात की है। देखो इकोनॉमिक सर्वे देखो जो ऑथरिस्ट है ये धीरे धीरे आपको इकोनॉमिक्स के अंदर ले आने की कोशिश कर रहा है। आपको देखो अभी सिर्फ टर्म से आपको बता रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है, एक्सक्लूजन क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या। देखो इन सारी चीज़ों को ऑथर अभी सिर्फ बता रहा है कि ये की टर्म्स हैं, इसको आप सिर्फ माइंड में भी रखें क्योंकि हायर स्टडीज़ में आपको इसको पढ़ेंगे ताकि आप इन टर्म से फैमिलियर हैं तभी आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। तो इकोनॉमिक सर्वे एक नया टर्म आया, इसको आप हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल पब्लिश करती है। अगर मैं पॉवर्टी रेशियो के बारे में बात करूं तो 1970 के दौरान पॉवर्टी रेशियो हुआ करता था 55%, मीन्स 55% लगभग लोग पॉवर्टी के अंदर थे पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो। उसके बारे में बात करूं तो 2010 और 9 और 10 के अंदर वो पॉवर्टी रेशियो 55% से कितना पहुंच गया 30%। तो हमने देखा कि 1973 से और 2009-10 तक आने तक जो पॉवर्टी का जो रेशियो है वो डिक्रीजमेंट हुआ। मीन्स हमारे कंट्री में जो पुअर पर्सन हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज। और आगे देखूं तो 2000 के आसपास भी जो पॉवर्टी का जो रेशियो था वो कितना पहुंच गया आपके 26% के पास पहुंच गया। तो एस्टिमेट के बारे में देखो ये मैंने चार्ट बना रखा है, ये गवर्नमेंट ले रखा है मैंने एनसीईआरटी से, आप इसको भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का 2002 और 3 का डाटा है। तो रूरल एरियाज़ में लगभग 56% पॉवर्टी रेशियो था जो घट के 2000 के आसपास 27% हो गया। नंबर ऑफ पुअर पीपल्स को भी देख सकते हैं, कंबाइंड में 321 थे मिलियंस में, तो आज वो 360 हो गए हैं 99 में। आज तो बहुत ज़्यादा घट चुके हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये डाटा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो
ये तो हो गया टोटल जो पुअर पीपल्स हैं। जो ऊपर वाला जो डाटा था ये बता रहा है कि पुअर अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कितने पुअर पीपल्स हैं, पॉवर्टी रेशियो अभी तक कितना है, कि रूरल दोनों का कॉम्बिनेशन बता दिया उसने। अब बात करेगा कि सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन से ग्रुप्स हैं पॉवर्टी से, कि सबसे ज़्यादा पुअर पोर्शन किस एरियाज़ में से आते हैं। अब पुअर वनरेबल ग्रुप सबसे ज़्यादा जो पुअर होता है, अगर मैं 100 लोगों में से देखूँ तो 100 लोग में से लगभग 45-46 लोग हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रूरल इंडिया सबसे ज़्यादा पुअर ग्रसित होते हैं। मीन्स 100 लोगों में से 46% शेड्यूल ट्राइब में से लोग पुअर होंगे। शेड्यूल कास्ट में से 31 होंगे एवरेज। अगर इंडिया का देखो तो इंडिया में लगभग अभी इंडिया के हिसाब से वो आपका 21.9% जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से लोग पुअर परसेंट हैं। एग्रीकल्चर लेबर 39% है, कैजुअल लेबर 32% है। समझ में आता है। तो एवरेज 100 लोगों में से इतने लोग पुअर मिलेंगे आपको। ये सोसाइटी के सोशल ग्रुप्स के इकोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर आता है। इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज नॉट सेम ऑल सोशल ग्रुप्स। मतलब मैंने आपको बता दिया कि हर किसी एक सोशल ग्रुप के लिए जो पॉवर्टी की इकोनॉमिक्स कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग अलग है। जैसे रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रूरल इंडिया सबसे ज़्यादा पॉवर्टी से ग्रसित होंगे आपके। फिर शेड्यूल कास्ट होंगे 31%, एग्रीकल्चर लेबर 39%, कैजुअल लेबर 30%। ये सोशल ग्रुप्स के हैं। तो ये डिवीज़न अलग है, वो डिवीज़न ऊपर वाला अलग है। वो टोटल बता रहा है, ये सोशल ग्रुप्स के अंदर डिवीज़न बता रहा है। समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ के बारे में। देखो पॉवर्टी के बारे में बता दिया, इंडिया के बारे में बता दिया मैंने कि इंडिया में कितना है, वर्ल्ड में कितना है। मैंने ये भी बता दिया आपको कि कौन से ग्रुप हैं, कौन से सोशल ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी से, तो मैंने वो भी बता दिया। अब बात करेंगे हम लोग क्या हमारे जो इंडिया में स्टेट्स हैं उनमें भी सब जगह पॉवर्टी सेम है या अलग अलग जगह है, या किसी स्टेट ने किन किन स्टेटों ने पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या क्या काम किए हम लोग इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इंडिया में जो हेड काउंट रेशियो है जिसे हम लोग पॉवर्टी का है देखें तो इंडिया में 21.9% है 2011 और 12 की बात करें तो एससीआर का फुल फॉर्म कितना हो गया, हेड काउंट रेशियो। मीन्स इंडिया में एक्चुअल में कितने पॉपुलेशन पुअर है। इंडिया में 2011-12 के हिसाब से 29 पॉइंट मीन्स लगभग 22% जो जनसंख्या है वो पुअर है, गरीबी रेखा से जीवन नीचे व्यापन कर रही है। और स्टेट्स जो हैं मध्य प्रदेश हो गया आपका, आसाम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, इसमें पॉवर्टी का लेवल सबसे ज़्यादा है। देखिए अगर आपने ध्यान से देखा, अगर आप न्यूज़ अगर फॉलो कर रहे हैं हमारी हिंदू की, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स मिलेंगे। आपको सबसे ज़्यादा नहीं बात करूँ, शेड्यूल ट्राइब्स को आपको आसाम में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे, उड़ीसा में। देखो ये कंडीशन भी देखो सोसाइटी के हिसाब से भी है, प्लस आपको सोशल ग्रुप्स के हिसाब से भी है, प्लस इनमें बहुत सारी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है। तो ये ग्रुप्स ये देखो डायरेक्टली कुछ चीज़ें रिलेट है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान से अगर चीज़ों को रेट करना आपको समझ में आ गया तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बिहार के बारे में बात करूं और उड़ीसा के बारे में बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट हैं। पॉवर्टी रेशियो इनका लगभग है 33 और 37% है। आपका बिहार का 33% है और उड़ीसा का आपका 37% है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, देखो मैंने अगर आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें देखा एजुकेशन लेवल का भी इनका बहुत कम है। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब भी हैं, सोशल कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल है, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर भी कमी है। तो सब चीज़ें रिलेट हुई और एक कंबाइंड होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही ज़्यादा है। तो चीज़ें रिलेट होकर वो एक साथ निकल के आई और उसने एक पॉवर्टी का रूप लिया। अगर बात करूँ तो रूरल पॉवर्टी के बारे में बात करूँ तो दोनों ही जगह में जो आपके पॉवर्टी है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सब जगह पॉवर्टी का जो कंडीशंस है वो सेम है। मींस इनमें बहुत ज़्यादा रूरल इंडिया में, अर्बन एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अर्बन एरियाज़ में तो इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटेरेबल है इन स्टेट्स की, प्लस उनकी रूरल एरियाज़ में भी इन स्टेट्स की कंडीशन बहुत ख़राब है। अब बात करते हैं दूसरी जगह, इन कंपैरिजन करेंगे हम लोग दूसरे स्टेट के साथ। केरला हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात, वेस्ट बंगाल। अगर इन स्टेट में बात करेंगे तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी में, बहुत तेज़ी से यहाँ पॉवर्टी का स्तर गिरा है। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर आप देखो मैंने सेकंड चैप्टर में देखा तो आपने केरला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एजुकेशन का लेवल है, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी है। मीन साउथ इंडियन स्टेट में काफ़ी ज़्यादा, तमिलनाडु, गुजरात, तो इन जगह पे एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पर भी देखो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। तो यहाँ पर पॉवर्टी का भी बहुत कम है कि यहाँ पर पॉवर्टी डिक्लाइन बहुत तेज़ी से हुई है। अब बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में बात करते हो, सबसे ज़्यादा बिहार में है आपका 33% और सबसे कम है आपका केरला में 7.1% की पॉवर्टी है। पॉवर्टी एस्टीमेट 2011 और 12। और मैंने आपसे बोला था कि हर 5 साल में पीरियडिकली पॉवर्टी का सर्वे किया जाता है, किसके द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ
इंडिया NNSSO ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं हमने इन स्टेट्स ने पॉवर्टी को हटाने के लिए ऐसे क्या काम कर दिए कि इनके वहाँ पॉवर्टी का जो डिक्लाइन हुआ बहुत तेज़ी से हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, इन जगहों पर इन पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं हो पाई, उनके वहाँ पुअर के पुअर रह गए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पंजाब और हरियाणा के बारे में। पंजाब और हरियाणा एग्रीकल्चर हाई ग्रोथ में करी। इससे क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1916 के दौरान। अगर आपने पहला चैप्टर देखा है तो उसमें मैंने बता रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या किया होता है उसमें। तो पंजाब और जो हरियाणा है उसमें हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई, उससे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन जो हुई पॉवर्टी से ऊपर निकल के आई बहुत सारी पॉपुलेशन। केरला ने क्या किया कि केरला ने जितने भी ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उन्होंने एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन देने की कोशिश की। अगर आप देखें तो एजुकेशन रेशियो में जो केरला है टॉप पे स्टैंड करता है, लगभग 94% की जो उनकी लिटरेसी रेट है। वेस्ट बंगाल ने क्या हुआ, वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स लाए और पॉवर्टी को रिड्यूस किया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें तो उन्होंने सब्सिडाइज जो प्राइजेस में है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्रेन सिस्टम है, जैसे हमारा नहीं था PDS, उसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन शॉप्स होती हैं, जो सरकारी राशन शॉप्स नहीं होती हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सब चीज़ में डिटेल में पढ़ने वाला। तो तमिलनाडु ने क्या किया, इनको जो राशन शॉप डिस्ट्रीब्यूशन का को इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसमें, और गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर ले आए हैं ये लोग। उसमें बहुत ज़्यादा गरीबी रेखाओं में रिडक्शन हुआ है। तो आप देखो सब चीज़ें अलग है, हर केरला, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, सब ने अलग अलग काम करे हैं। तो इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि इन स्टेट में काम कर सकते हैं, अदर स्टेट भी ऐसा काम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर ने वाइड रेंज ऑफ वैरायटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम किया। उनके यहाँ सेब का प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उस पर काम किया। तो पॉवर्टी से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की अपने के लिए, और वहाँ पर टूरिज़्म काफ़ी अच्छा सा बनाया उन्होंने। तो वहाँ से भी लोग पॉवर्टी से ऊपर उठे। अब बात करते हैं ग्लोबल सिनारियो में। ग्लोबल में पॉवर्टी में कौन कहाँ स्टैंड करता है। अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड के बारे में। देखो एक्सट्रीम जो इकोनॉमिक जो पॉवर्टी थी, जो हमने पॉवर्टी लाइन के थ्रू हमने क्या पढ़ा कि वहाँ पर कंजप्शन और इनकम लेवल के हिसाब से पॉवर्टी को नापने की कोशिश की। तो हम लोग जो सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो डाटा आपको मिल रहा है अभी, ये सारा किसके बेसिस पे है, इनकम और कंजप्शन लेवल पे है, आपकी पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के हिसाब से है। तो इकोनॉमिक पॉवर्टी के हिसाब से जो वर्ल्ड में है उसका रिडक्शन हुआ है। जो 1990 के दौरान थी वर्ल्ड की पॉवर्टी, वो 43% थी। इकोनॉमिक पॉवर्टी के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। 2018 में वो घट के कितनी, 2008 में वो 22% पे आ गई वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। मैंने कहा ना, जो पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन कौन करता है इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड बैंक करता है। तो आप इसको याद रखें। देयर इज स्टिल ए वास्ट रीजनल डिफरेंसेस, मीन्स आपको बताया ना कि इंडिया में जो पॉवर्टी का जो सिनारियो है वो US की पॉवर्टी के सिनारियो से बहुत ही अलग है। बताया ना मैंने आपको, कार का एग्जांपल दिया था। अगर इंटरनेशनल डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन करती है कि अगर कोई पर्सन एक दिन में $1 से कम कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा, मीन्स वो पुअर पर्सन कहलाएगा। साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना ने अपने इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट या मैसिव जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो वहाँ पर पॉवर्टी में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया। इससे ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो किस तरह से चाइना ने या साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ ने पॉवर्टी को डिक्लाइन किया अपने एरियाज़ में, उसको इस ऑथर ने बताया है। लैटिन और कैरिबियन कंट्रीज़ में है वो पॉवर्टी का एस्टिमेशन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, मींस पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा कम रिड्यूस हुई है। तो ये एस्टिमेशन है, कुछ डाटा हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। हम सीधे डायरेक्टली मूव करेंगे हम लोग इंडिया में। वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की पॉवर्टी लाइन में $1.25 है पर डे के हिसाब से इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया स्टैंड करता है 3rd नंबर पर, बांग्लादेश से नीचे। हमारे से नीचे 4th नंबर देखो पाकिस्तान की हमारे से अच्छी हालत है पॉवर्टी के हिसाब से। मैं देख रहे हैं ना कि कितना डिस्पैरिटी है, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा पुअर मिलेंगे। नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्रीज आप मान सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है। बांग्लादेश में हो सकता है, बट इंडिया 3rd नंबर पर नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान उससे नीचे आ रहा है। तो हमारी कंडीशन बहुत बुरी है पॉवर्टी के। तो गवर्नमेंट ने इसमें और अच्छा काम करना पड़ेगा। मीन्स अभी तक हमने जो काम किया गवर्नमेंट ने पॉवर्टी के, तो उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक सो नहीं हो पाया, तभी ये इतना काम अच्छे से कारगर नहीं हुआ और वर्ल्ड पे इंडिया 3rd नंबर पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन के थे, उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग 2015 तक जो
पीपल पर्सन से हैं वो $1 से नीचे काम कर रहे हैं, या पुअर पर्सन है जो इनकी जो कमाई है एक दिन की $1 है उससे कम है, तो उसको हम लोग हाफ रिड्यूस कर देंगे। मीन्स लोगों की अगर अभी 50 लोग हैं तो उसको हम लोग 2015 तक 25 कर देंगे। वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर यूनाइटेड स्टेट का था जो 2000 में लाए थे। अब बात करेंगे, हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ लिया, पॉवर्टी के एस्टिमेशन के बारे में पढ़ लिया, पॉवर्टी कितने टाइप की होती है, घर इंडिया कहाँ स्टैंड करती है, इंडिया के अंदर के बारे में बात कर ली, वर्ल्ड के बारे में बात कर ली। हम लोग बात करेंगे अब कॉजेस के बारे में कि किन किन कारणों से पॉवर्टी प्रिवेल है या हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लो ग्रोथ रेट। अब क्या हुआ, इंडिया का जो ये देखो जो ये कॉज ऑफ पॉवर्टी है हम लोग मोस्टली कंसंट्रेटेड है इंडियन सेंट्रिक है, ठीक है। हम लोग वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पर जो कॉजेस पढ़ेंगे हम लोग इंडिया सेंट्रिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लो ग्रोथ रेट। अब देखो इसका आंसर आप अपने मेंस में इसके लिए तैयार हो रहे हैं, आपको इन पॉइंट्स में ऐसे पॉइंट्स में आपको लिखना पड़ेगा। लो ग्रोथ रेट सबसे पहली बात है, भारत में लो ग्रोथ रेट। आप कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था हमने क्या उस टाइम किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है ये हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को। देखो यहाँ से क्या लेते, रॉ मटेरियल ले जाते थे अपनी कंट्रीज़ में, लाके फिनिश गुड्स में थे, फिर दोबारा से इंडिया में बेच देते थे। मीन्स हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हिट किया। तो लो ग्रोथ रही कॉलोनियल रूल के अंदर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यही एक मेन कारण ये भी था कि जो पॉवर्टी हमारे इंडिया में प्रिवेल है। दूसरी बात है डिस्करेजमेंट और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उनको डिस्करेज किया गया, और अपने जो फॉरेन गुड्स हैं जो मशीनों के द्वारा बनाए गए ब्रिटिश सरकार ने, उनको भारत में लाया गया। तो ये दूसरा है कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड होगी, उसको ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिश रूल के द्वारा। तीसरी बात है हमारा हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। देखो वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हम पॉपुलेशन पे होते स्टैंड करते हैं। चौथी बात है हमारी ह्यूज इनकम इक्वालिटीज़। मीन्स अब इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ में है। मीन्स अगर एक देखें तो इंडिया में रिचेस्ट से रिचेस्ट पर्सन भी मिलेंगे और पुअरेस्ट से पुअर भी इंडिया में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी या अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप के जो लोग हैं वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लोगों में से आते हैं। और वर्ल्ड के अगर मैं फोर्ब्स की रिपोर्ट के हिसाब से देखूँ तो वर्ल्ड के 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड की रैंकिंग में आते हैं। तो मतलब जो इनकम की इक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल है इंडिया में। मीन्स बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे अमीरी हैं, गरीब हैं तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि इनकम के इनइक्वालिटी से कारण क्या होता है, जो गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज के सबसे पहली बात मैंने ये भी बताया था कि पहले चैप्टर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल है इंडिया में। बहुत से कम लोगों के पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है और बहुत से जो ज़्यादा लोग हैं उनके पास लैंड बहुत ही कम है या लैंडलेस लोग हैं। तो लैंड का जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक मेन फैक्टर है, क्योंकि लोगों को पास हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर में लगभग 60% पे डिपेंड करती है। उसके अलावा जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉवर्टी के लिए। उसका एक मेन कारण है इनडेफिनेटनेस इज़ आल्सो कॉज ऑफ द पॉवर्टी। फॉर एग्जांपल अगर एक लैंडलेस लेबर है उसको खेती करनी है, या कोई जिसके पास छोटा सा लैंड है उसको खेती करनी, क्या करता है वो पैसा मांगता है। और पैसा क्या कहाँ से लेता है, वो लेता है किसी बड़े फार्मर से या किसी से लैंडर से, जो मनी लैंडर्स नहीं होते उनसे पैसा लेता है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चुका नहीं पाता, फसल खराब होगी, जिसके बारे में डिटेल में बात की है मैंने पहले वाले चैप्टर में। तो उसी के अंदर आता है इनडेफिनेटनेस। एंटी पॉवर्टी मेजर। अब बात करेंगे हम लोग, ये देखो मैंने पॉइंट से बता देना कि पॉवर्टी के कारण क्या क्या किस किस कारण से पॉवर्टी हो सकती है इंडिया में। सबसे पहली बात है हमारा लो ग्रोथ रेट, डिस्करेजमेंट और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूज इनकम इक्वालिटीज, लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, राइट। ये सारे कारण थे हमारे पॉवर्टी के। अब बात करते हैं हम लोग एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो गवर्नमेंट ने किस तरह से जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गवर्नमेंट ने 2 मेन चीज़ों पे काम किया। सबसे पहली बात है उन्होंने सबसे डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पे काम किया। दूसरा है उन्होंने 2 चीज़ों पे बहुत ब्रॉडली फोकस किया पॉवर्टी को हटाने के लिए, वो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। समझ में आया ना, ये 2 चीज़ों पे गवर्नमेंट ने काम किया है। तो इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं और आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखो क्लास 9th भी आपके मेंस की आंसर राइटिंग को फ्रेम करने में कितनी हेल्प हो रही है ये आप इसको समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है आपके लिए। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से क्या बात करूँ, अगर डाटा के हिसाब से बात करूँ तो हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे 5 ईयर प्लान्स लाए, है ना,
आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी। हमारा एस्टिमेशन था कि 1970 से पहले जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 3.5% थी। 80s के दौरान वो 60% का एस्टिमेशन लगाया, है ना। अभी 2019 से अगर मैं कोविड-19 से बात करूँ तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 7% वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से चलने वाली इकोनॉमी हमारी भारत की थी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो काफ़ी सही काम भारत में हो रहा है। अब यह है एक लिंक भी है कि पॉवर्टी और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक दूसरे से क्या लिंक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना की बात करूं तो उन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में, अपनी इकोनॉमी में बहुत सारा बूस्टअप किया, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत सारा काम किया, तो वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा डिक्लाइंड हो गई, उनके जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी, तो पॉवर्टी भी डिक्लाइन होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी एक दूसरे रिडक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होगी, आपको जॉब्स मिलेंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो पॉवर्टी लाइन से आप एक अपने आप ही ऊपर चलते आएंगे। तो हमने सबसे पहला किस पे काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ताकि हमारी जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होते हैं दिन प्रतिदिन। जो 55% हुआ करती थी 1970 के आसपास, आज वो 21.9% लगभग 22% के आसपास पहुंच चुकी है। अब टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को लिए टारगेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जिसके बारे में आप रोज़ पढ़ते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 दिन की रोजी पक्की बारे में बात की जाती है। 2 सितंबर 2005 में इसको शुरू किया जाता था, लगभग 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। उसको एक्सटेंड किया गया 600 डिस्ट्रिक्ट्स में। नहीं, इसमें 15 दिन की आपको रोजी मिलती है। अगर आप नहीं, आपको 100 दिन की रोजी मिलती है। अगर आपको 15 दिन की जॉब नहीं मिलती है तो आपको वेजेस अलाउंसेस भी मिलते हैं ना। अब इसके दौरान इसमें के लिए जो इसमें वेजेस दे लगेंगे, तो नरेगा के अंदर उसके लिए एक फंड बनाया गया, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। मीन्स इसमें दोनों ने, स्टेट और प्लस सेंटर ने, दोनों ने ही काम किया, उसके लिए फंड बनाए। समझ में आया ना। पहला एक टारगेटेड प्रोग्राम है कि लोगों को 100 दिन की रोजगार दिया, तो रोजगार देंगे तो क्या है, लोगों के पास पैसा आएगा। तो पहला हो गया नरेगा। दूसरा आया प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1993 के दौरान इस योजना को लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर को। इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को फोकस्ड था। जो एजुकेटेड, जो रूरल यूथ्स में हैं, जो गाँव में एजुकेटेड है, उनके लिए जॉब, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना था, वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर लाया गया 1993 में। तो मेन इसका रूरल अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड थे, उनके लिए छोटे छोटे बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को, उनको प्रोत्साहन देना कि आप अपनी छोटी छोटी बिजनेस की इंडस्ट्रीज़ खोलें और लोगों को भी जॉब दें। फिर आया सर्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको 1999 1 अप्रैल को स्टार्ट किया गया। इसके दौरान मेन जो इसका कारण था कि जो रूरल पीपल्स है उनको ऑर्गेनाइज करना और सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में प्रमोट करना। मीन्स उनको एक छोटे से ग्रुप में बनाएं और पैसा इकट्ठा करें और एक दूसरे को लोन हो। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में, 11th में, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल इतना समझें कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर क्या हुआ था कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स बहुत सारे, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, गांव के लोग इकट्ठा होंगे और उसमें पैसा जमा करेंगे, और जिसको भी नीड है वहाँ से वो लोन ले सकता है और उसको बाद में उसको चुकाएगा भी। मतलब एक दूसरे की हेल्प करना इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था। ताकि इससे क्या हो सकता है, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण क्या हुआ, बैंक से, देखो अगर एक पुअर पर्सन है तो बैंक से लोन भी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोल्ड ट्रेड में क्या रखेगा, मीन्स उसके, देखो हम अगर कोई बैंक से लेते हैं तो उसके सिक्योरिटी पे बैंक हमारे से कुछ लेता भी तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोन लेना है तो मुझे अपने बैंक के अपने या ज़मीन के कागजात उसको बैंक को जमा करने पड़ते हैं कि वो कोलेटरल की तरह काम करता है। तो एक गरीब आदमी के पास तो कुछ भी नहीं होता है ना, तो वो क्या रखेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लाई, तो उन लोगों ने एक साथ किया। तो वो इसके थ्रू क्या है, किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, है ना। तो इससे लोगों का में पैसा लेंगे तो क्या है, लोग इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, काम करेंगे तो पैसा उनके पास आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। 1995 के दौरान रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो टारगेट प्रोग्राम था उसमें 25 लाख जो जॉब्स हैं रूरल इंडियाज़ में उनको क्रिएट करने की बात की गई है। 10th 5 ईयर प्लान के बारे में बात हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके बाद ये भी ग्रामीण पे ज़्यादा फोकस्ड है। हमने रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस किया इन जो भी प्रोग्राम्स हैं। प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, शेल्टर एंड ड्रिंकिंग वाटर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ पर आई, ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करना इस प्रोग्राम के अंदर लाया गया।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में। ग्रामोदय योजना देखो नाम से ही है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कि नए ग्राम का उदय होना। अब नए ग्राम का उदय कब होगा? जब वहाँ पर लोगों को अच्छी हेल्थ मिलेगी, प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी, शेल्टर मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। ये सब क्या देखो, अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन पे काफ़ी काम हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर पे काम हो रहा है। तो ये सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर लाए गए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी कुछ इस तरह से है जिसको हमने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के साथ ज्वाइन कर दिया। और मेन काम भी यही है कि यहाँ पर इकोनॉमिक एसेट्स को उठाना, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम करना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम करना, ये सारा इसके था। अब बात करते हैं चैलेंजेस। देखो ये हमने पढ़ लिया कि कारण क्या है, अब पढ़ेंगे चैलेंजेस क्या है इंडिया के सामने। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी को रिड्यूस करना सबसे इंडिया का फॉरमोस्ट बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें क्योंकि सबसे काम होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो मेन कारण है कि भारत में पॉवर्टी रिड्यूस इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग है, बहुत ही ख़राब है। और यहाँ पर भारत की जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूँ तो जो पॉजिटिव सिचुएशन है कैन बी वे ऑफ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो आप इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, आपको यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देनी पड़ेगी, डिक्लाइन आपकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2 ही बच्चे, अच्छे इस टाइप के स्लोगन्स जो आपको देखते हैं आप रोडों के किनारे, तो वो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ताकि आप अपने फैमिली प्लानिंग पे जो लोग हैं वो देख सकें। जैसे वो देखा नहीं आपने, रूरल एरियाज़ में इलिटरेट है, उसके 8-8 बच्चे हैं, उसकी इनकम 50 रुपये एक दिन की। तो उससे ये बताना चाहिए कि आपकी एजुकेशन की कमी है, आपको फैमिली प्लानिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। आपने वीकर सेक्शन को देखा, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को देखना पड़ेगा, उनको हेल्थ केयर, एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दूसरा कारण है हमारा चैलेंजेस है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसके बारे में डिटेल में मैंने पढ़ा है कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अगर बीच में देखा तो लगभग इंडिया में अगर इकोनॉमी 6% के आसपास पहुंच गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसमें लोग जॉब तो करना चाहते हैं बट क्या उनको असलियत में जॉब नहीं मिल पाती है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। ये भी एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इट इज़ अ साइन ऑफ पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, एक पॉवर्टी का साइन है जिसमें लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होता है, नेशनल और स्टिग्मा फॉर द सोसाइटी के लिए काला धब्बा बन जाता है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस होता है, लोग काम तो करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल पाता है। तीसरा है कि चाइल्ड लेबर भी एक पॉवर्टी का कारण है। लोग बच्चे ढाबे पे काम करते हैं, उनका देखो फ्यूचर तो ख़राब हुआ, उनको एजुकेशन नहीं मिली, तो वो दिन प्रतिदिन क्या हुआ, पॉवर्टी के अंदर की ट्रैप में घुसता चला गया, उसका अपलिपमेंट नहीं हुआ, तो आए दिन वो भी एक पॉवर्टी की उसमें आएगा क्योंकि उसका अपलिपमेंट नहीं आता, उसको उससे बचपन छीन लिया गया चाइल्ड लेबर पे। तो गवर्नमेंट ने इस पर भी काम कर दिया, एलिमेंट्री एजुकेशन को उसने कंपलसरी कर दिया 14 साल के बच्चों तक। और इसके अंदर चाइल्ड लेबर क्या होता है इसको डिफाइन किया चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में। ये चाइल्ड एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीट हिज 14 ईयर ऑफ एज, उसको एक चाइल्ड कहा जाएगा और उसको अगर उससे कोई काम कराता है ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के बारे में आपको न्यूज़ में बहुत सुनते हैं। अगर आप हमारे हिंदू के चैनल को देख रहे हैं, हिंदू जो एनालिसिस है उसको देख रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि देखो क्लास 9 आपको बेसिक्स क्लियर कर रहा है, आपके छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके साथ आपको अवगत करा रहा है कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो अभी आपको सिर्फ टच दे रहा है कि ये चीज़ें होती हैं, आप इनकी टर्म्स को याद रखें ताकि आपको हायर में पढ़ने में ज़्यादा ईजी हो। तो ऐसा जो चाइल्ड लेबर है इज़ ऑफन डिफाइंड एज द वर्क दैट डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी इज़ हार्म टू द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ऐसा कोई काम जो बच्चों को उसकी चाइल्डहुड से दूर करता है, उनकी डिग्निटी को करता है और उनके मेंटल और सोशल डेवलपमेंट से दूर करता है, तो वो एक चाइल्ड लेबर कहलाएगा। इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में जिसके कारण पॉवर्टी है। इलिटरेसी द कंडीशन वेयर द पर्सन अनएबल टू रीड और राइट। इन इंडिया लिटरेसी इज द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। देखो पॉवर्टी का कारण मैंने बताया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए, तो एक चैप्टर दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखें। जॉब सिक्योरिटी देखो, इसके अलावा भी भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जॉब सिक्योरिटी है, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी है, डिग्निटी फॉर द पुअर हो गया, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये और भी टास्क हैं। देखो पॉवर्टी तो है, इनके कारण और भी चीज़ें जो उभर के आती हैं वो भी एक टास्क है जिसको गवर्नमेंट ने देखना पड़ेगा और इन पर काम करना पड़ेगा। दिस वॉज द होल अबाउट द पॉवर्टी एज ए चैलेंज इन इंडिया। उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल पढ़ लिया, आपने सब चीज़ समझ चुके हैं। अगर आप कोर्स आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट, देखो कमेंट में कुछ भी दें, आप कमेंट, आप हाई हेलो कुछ भी ले सकते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि अब हम और अच्छा कंटेंट लेके आएँ और आपको अच्छे से समझाएं,
है ना। अगर आप हमें देंगे बताएं कमेंट सेक्शन में नहीं देंगे तो आप हमें पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको कोई चैलेंज क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमारे वो डिस्कशन ग्रुप में भी आप अपने फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या समझाया। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए ज़्यादा से लोग, ताकि लोगों से बहुत से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा उठे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।